स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है आज के सेशन में साइंस एमसीक्यू क्लास कवर करने वाले हैं। साइंस एमसीक्यू क्लास की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए साइंस के क्वेश्चन हैं, विज्ञान के क्वेश्चन हैं प्रतियोगिता एग्ज़ाम्स में, उन सभी क्वेश्चनों में से जो इम्पोर्टेंट लगा वो आप सबों के समक्ष लाया गया है लक्ष्य सीरीज के रूप में। जैसा कि आपको लक्ष्य सीरीज 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पहला इसका जो है क्लास वो दिया जा चुका है, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज जो है हम लोगों का दूसरा ये क्लास है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो खासकर जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स आयोजित कराई जाएंगी सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी जो इसको एकदम फुल्ली ध्यान में रखकर जो कराया जा रहा है वो क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही का परीक्षा जो है उसके लिए, झारखंड पुलिस का परीक्षा जो है और एलडीसी, ये चारों एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन का सीरीज जो है लक्ष्य सीरीज के रूप में आपके सामने समर्पित किया गया है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। आज तक आप लोगों ने क्या देखा होगा कि कोशिका का खोज किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। आपका एक ऑप्शन जो है वहां से कम हो गया है ना, और रॉबर्ट हुक किए थे। अब 3 क्वेश्चन में यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे ये मृत छाल था, यानी पेड़ का जो छाल होता है, जब पेड़ कोई पुराना हो जाता है देखते हैं उसमें पपड़ी की तरह जो है वो उखड़ने लगता है उसका छाल, ठीक है। तो उसी छाल को जो है कॉर्क के रूप में रखकर उसको देखे, उसी में उनको क्या है मधुमक्खी की छत्ता का आकार का दिखा, तो उसी को उन्होंने किन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन यहीं पे अगर जीवित कोशिका की खोज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो इसका खोज किए थे वो कौन किए थे? तो ल्यूवेनहॉक साहब किए थे, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर एग्जाम में आपको दिखे तो आप उससे बकाइएगा नहीं, इनका नाम पूरा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, ठीक है। क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन का भी एक थोड़ा सा जान लीजिए। कोशिका का केंद्रक जो था ना, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उस केंद्रक का खोज करने वाले कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउन है। इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि कोशिका का केंद्रक के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कोशिका का खोज जो है किसने किया? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन जो है कोशिका के केंद्रक का खोज किए, कब किए? 1833 में किए। ईयर ज़्यादा नहीं साइंस में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ल्यूवेनहॉक जो है ये जीवित जीव का खोज किए थे, जीवित जीव के अंदर कोशिका का खोज किए थे, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कैसे किए थे? तो इनको दांत का खुरचर में पता चला था कि यहाँ पे कुछ है और उसी से वो क्या किए थे? जीवित कोशिका का खोज किया था। अगला आपका क्वेश्चन है और है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर जो है बहुत सारे कोशिका के अंग हैं, उनमें से ही एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिएगा। वही आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमैन किए थे, बेंडा किए थे, टिवावरी किए थे, जी पैलेड किए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा रिचर्ड अल्टमैन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अगर पूछेगा ना तो खोज जो है वो कौन किए हैं? तो खोज रिचर्ड अल्टमैन किए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है बहुत लोग बेंडा करके चले आते हैं, ठीक है। बेंडा जो
थे ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए थे। क्या दिए थे? नाम दिए थे। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिए थे और खोज जो है रिचर्ड अल्टमैन किए थे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, दो साइंटिस्ट तो यहाँ से निकल गए, इस दोनों साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो टी वोवेरी है ना, ये कोशिका के अंदर एक रचना होता है जिसका नाम है तारक काय, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। इसकी खोज जो है ये जी पैलेड किए थे, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे चले तो टी बवेरी, ये जो बवेरी थे ना, ये बेबोरी का अगर हम लोग बात करें, ये जो है ना टी वेबोरी किए थे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जी पैलेड नहीं। ये जो पैलेड थे ना, ये पैलेड किस चीज का खोज किए थे? तो पैलेड राइबोसोम का खोज किए थे। कोशिका के अंदर राइबोसोम जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, उसकी खोज कौन किए थे? जी पैलेड। टी वावेरो जो थे वो क्या? तारक काय का खोज किए थे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸। ये ना 10⁸ है, ठीक है, वो जब यहाँ पे जब टाइप किया गया तो इस प्रकार का वो ले लिया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड, 10⁻, किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर मील प्रति सेकेंड, या फिर सेमी प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है? मतलब एक कोशिकीय जीव, देखिए कोशिका के आधार पर संसार में जितने भी प्राणी हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं और दूसरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव को कहा जाता है जिसका शरीर का निर्माण जो है वो एक कोशिका से होता है, ठीक है, और एक से अधिक कोशिका से निर्माण हुआ है तो वो बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल हम लोग जीता जागता सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, जीवाणु। तो ये 3 एग्जाम्पल जो हम आपको बताएंगे वो बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु, ये तीनों जो आपका है ना, ये तीनों एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। क्या है? एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। बाकी जो ये हाइड्रा है ये बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाया जाता है? माइकोप्लाज्म जीवाणु, माइकोप्लाज्मा विषाणु, पपलो, या फिर ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका जो है वो आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा, यहाँ पे संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो जीवाणु में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। यहाँ से समझना, बहुत क्वेश्चन मिलेगा। बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब ये जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म जीवाणु। क्या है नाम इसका? समझिएगा, माइकोप्लाज्मा जीवाणु, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो जीवाणु है इसका आकार कितना होता है, तो आकार जो इसका होता है 0.1 माइक्रोन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये माइकोप्लाज्म जीवाणु जो है इसी को कहा जाता है पपलो, PPLO। अब इसी का जो है ना फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा, एक P4 होता है पॉली, दूसरा P4 होता है प्लेउरो, ठीक है, और L4 होता है लाइक, और O4 होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, ये जो है पपलू का फुल फॉर्म हुआ पॉली प्लेरो लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कभी कभी पूछ देता है ये किसका नाम है, तो ये माइकोप्लाज्म जीवाणु का नाम है, ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी नाम दे सकता है माइकोप्लाज्म
जीवाणु का एक तो नाम हम लोग पपलो देखे और दूसरा नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो MLO, ठीक है, ये भी माइकोप्लाज्म जीवाणु का ही नाम है। M4 होता है मॉलिक्यूल्स, सॉरी एक सेकेंड, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी MLO का फुल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब कण के आकार का ऑर्गेनिज्म है ये। तो इसका दो नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। किस में होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे आपसे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी कोशिका अगर पूछे तो वो हो जाएगा अंडाशय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 एवं द्रव्यमान संख्या 32 है तो उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 14 है, 16 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। यहाँ पे समझिएगा कि कोई परमाणु है, ठीक है, उसका जो परमाणु संख्या होता है, क्या परमाणु संख्या जो होता है वो होता है प्रोटॉन की संख्या। मतलब एक परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या है वही उसकी क्या होती है? परमाणु संख्या। समझिएगा, अब क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है? एक परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, ठीक है, बीच में मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, इसकी ये नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक में जो है ना प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है द्रव्यमान संख्या। वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि परमाणु संख्या 16 है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई, ठीक है। अब इस परमाणु में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि हम बताएं जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या जो है वो कितना है? तो वो जो है 32 है, ठीक है। अब हम बताएं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे जो है ये दोनों संख्या मिलाकर जब 32 दिया है और प्रोटॉन का संख्या आपको 16 दे ही दिया है, तो अगर हम 32 में 16 माइनस करेंगे प्रोटॉन का संख्या तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वही इसका राइट आंसर 16 था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश के कारण पृथ्वी तक पहुंचती है। ऑप्शन आपके सामने है, चालन, संवहन, विकिरण या फिर वायु। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य द्वारा जो भी ऊष्मा उत्पादित होती है वो ऊष्मा पृथ्वी तक जो पहुंचती है वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है, ठीक है। और विकिरण जो होता है ऊष्मा संचरण की वह विधि होती है, मतलब ऊष्मा को संचारित करने की वह विधि होती है जिसमें किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। माध्यम का जरूरत क्या है कि नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे संवहन की अगर हम लोग बात करें तो संवहन में क्या होता है कि इसमें जो संवहन होता है वो गैस या द्रव्य में होता है, ठीक है, द्रव्य के बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा। चालन जो है ये ऊष्मा स्थानांतरण का ये भी एक तरीका है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चालन में क्या होता है? माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। विकिरण में माध्यम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगला वायु की बात करें तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, पोलियो और खसरा निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? विषाणु के कारण, कवक के कारण, जीवाणु के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो आपका सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोलियो और खसरा जो होता है ना, ये किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के चारों ओर जो आवरण के रूप में है, जो इसको एक आकार प्रदान कर रही है, ये आवरण जो है यही कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो कोशिका झिल्ली है ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। क्या चीज से? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, ये ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली या तो फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो समझिएगा, शरीर के अंदर ये कोशिका है और ये जो कोशिका का बाहर का ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इसका जो है कोशिका का बाह्य क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब बाहर के क्षेत्र में कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं, कुछ ऐसा जरूरी पदार्थ है जो कोशिका के अंदर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोशिका क्या कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए जरूरी है, हम तुम्हारे कहने से कोशिका के अंदर हम सब कुछ नहीं रख देंगे। कोशिका को जो जरूरी है उसी जरूरी चीजों को बाहर से उठाकर अंदर लाएगा और अंदर जो कोशिका को जरूरत नहीं है उसको निकाल के ये बाहर फेंक देगा, मतलब चुन के लेगा और चुन के बाहर करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि आधा अधूरा पार हो रहा है, सारा पदार्थ जो है कोशिका के अंदर झिल्ली से नहीं जा रहा है। चयनात्मक पारगम्य मतलब चून के ले रहा है, चून के बाहर कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पटका नहीं होगा, चटका होगा, ठीक है। चटका हुआ कांच जो है वो चटकीला प्रतीत होता है व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जितना चीज आपको चटकीला दिखेगा, सारा चीज जो है ना, आप एकदम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आंख बंद करके मार दीजिएगा, लगभग आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे हीरा चमकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीरा चमकता है, क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। कोई भी कांच का टूटा हुआ भाग है, कोई कांच है वो टूटा हुआ है, ठीक है, उसका भाग जो है वो चमकीला दिखाई दे रहा है, क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो आगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन, वो देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, कोई वस्तु है, ठीक है, ये पृथ्वी पर है और पृथ्वी से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको चंद्रमा पर ले जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या होगा स्थिति? उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार जो है वो घट जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पूर्ण रूप से भारहीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब ये कोई वस्तु है हम मान लेते हैं और इसको हम चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर हम इसको ले गए तो ये जो है ना, इसका भार जो है ये घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी से कितना कम होता है? तो 1/6 गुना कम होता है, ठीक है।
कितना कम होता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना कम होता है, 6 गुना कम होता है, ठीक है। इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का आकर्षण बल भी 6 गुना कम हो जाता है और भार भी क्या है, 6 गुना कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, यानी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका किसकी बनी होती है, काइटिन की, सेल्यूलोज की, पेप्टिडोग्लाइकन की, इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा, पादप कोशिका भित्ति यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। भित्ति किसकी बनी होती है, देखिए पौधे की जो कोशिका होती है ना, उसके पास जो है एक आवरण है कोशिका झिल्ली, ठीक है, और उसके ऊपर जो है एक दूसरा आवरण होता है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग रसायन से बनी होती है। पादप की अगर हम लोग बात करें तो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज जो है ये जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये काइटिन, काइटिन क्या है कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये जो कवक, ये बहुत बार पूछता है, पादप की कोशिका भित्ति और कवक की, ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछा हुआ, हर बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है। पौधा का जो है ये सेल्यूलोज से बना होता है। एक और है पेप्टिडोग्लाइकन, ये जीवाणु जो है यानी बैक्टीरिया जो है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये ज़्यादा नहीं पूछता, थोड़ा जैसे सीजीएल लेवल का एग्जाम है उसमें पूछता है, 10th 12th में नहीं पूछेगा, फिर भी जान लीजिए। तो 3 प्रकार का जो रसायन है जिससे 3 तरह के कोशिका का भित्ति जो है वो बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, गोल्गी इकाई को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइबोसोम को, क्योंकि कोशिका का एक अंग होता है राइबोसोम, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम देन 80S राइबोसोम, ठीक है। बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है उसमें 70S का राइबोसोम होता है, बाकी में जो डेवलप जीव होते हैं उसमें 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करें तो राइबोसोम का काम क्या है, तो इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। जब प्रोटीन निर्माण करेगा, कोई भी चीज का निर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, गोल्गी इकाई को पादप कोशिका में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोल्गी उपकरण कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है, पैरोक्सीसोम या फिर पुटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोल्गी उपकरण जो है कोशिका का एक अंग है, और पादप कोशिका में अगर बात करें तो गोल्गी इकाई को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ये बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन हार्ड है या तो क्वेश्चन इजी है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है हम बदलने का प्रयास करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव आके आप सबों को हम इसी तरह जो है मोटिवेट होकर बहुत अच्छे अच्छे सेशन जो है हम लाते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।